इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है, तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, कैसे हैं सभी? कैसी चल रही सबकी तैयारी? चलिए, आज हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे कुछ वोकैब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ऐसा है कि ये जो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये पहले बहुत बार के पेपर्स में पूछे भी जा चुके हैं। आप देखेंगे तो पिछले बहुत से क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे जिनमें इस तरीके के वर्ड्स का यूज हुआ है। सबसे पहले देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर आपको दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं और दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, ये मान लो ग्रुप ए हो गया और ये ग्रुप नहीं, ये दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। ये मान लीजिए ग्रुप 1 हो गया और ये ग्रुप 2 हो गया। दोनों ग्रुप में 4 वर्ड्स हैं और 4 में से एक वर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, जो इनकरेक्ट है उसको हम कैसे, मतलब हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, सभी लोग बताएं। चलिए, तो यहां पर हमारे पास बच्चों दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। एक ये है ग्रुप 1, ठीक है, और ये है ग्रुप 2। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में 4 वर्ड्स दिए गए हैं हर एक ग्रुप में, और उन 4 में से कोई एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है, मिस स्पेल्ड है वो। ठीक है, जो मिस स्पेल्ड है उसको हमें बताना है वो कौन सा है और उसकी स्पेलिंग कैसे सही होगी। ठीक, चलो देखो, सबसे पहला वर्ड जो हमारा है, सबसे पहला ग्रुप जो है, अक्विंटेंस, एशेडेंस, क्लेयरवॉयंस, काउंटेनेंस। ठीक है, तो इनमें अगर हम देखें, गलत वर्ड जो है वो है ये क्लेयरवॉयंस। ये वर्ड गलत है, इसकी स्पेलिंग गलत है। इसकी सही स्पेलिंग होती है CLAIRVOYANCE, क्लेयरवॉयंस। ठीक, अब जरा हम इसका ना मतलब भी समझ लेते हैं कि भाई इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो, कोई बच्चा जानता है क्लेयरवॉयंस का मतलब क्या होता है? क्या कोई बच्चा ये जानता है क्लेयरवॉयंस का मतलब क्या होता है? नहीं, चलो मैं बताता हूं। इसको आप सेकेंड सेंस कहते हो। जैसे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज है, ईयर है, स्किन है, स्मेल है, ये सबके कॉमन होते हैं। लेकिन जैसे आप देखते हो सुपर नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं, कोई स्पिरिट है, मान लो कोई आत्मा है, ठीक है, इस तरीके की कोई चीज हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो अगर कोई पर्सन उसको सेंस कर ले, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्लेयरवॉयंट पर्सन। तो क्लेयरवॉयंट वो पर्सन होता है, उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अ क्लेयरवॉयंट पर्सन कैन इंटरैक्ट विद द डेड पीपल, ही कैन इंटरैक्ट विद स्पिरिट्स। क्लेयरवॉयंट वो पर्सन होता है जो कि मृत लोगों से, ठीक है, या फिर मतलब जो स्पिरिट से इंटरैक्ट कर लेता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है,
तो उसका सेंस अलग लेवल पर ही होता है, तो उसको कहते हैं क्लेयरवॉयंट। और ऐसा कर पाने की क्षमता को, ऐसा कर पाने के स्किल को क्लेयरवॉयंस कहते हैं। तो क्लेयरवॉयंस स्किल या एबिलिटी हो गई, ठीक है, और क्लेयरवॉयंट वो पर्सन हो गया। फिल्मों वगैरह में आपने अक्सर देखा होगा, जो जादू टोने की फिल्में होती हैं उनमें आपने देखा होगा कि कोई एक पर्सन होता है, ठीक है, वो आत्माओं से बात कर लेता है, क्या करने तू आई है यहाँ पे, छोड़ दे इस शरीर को, ऐसे ऐसे। तो वो पर्सन क्लेयरवॉयंट होता है। एक आपने नाम सुना होगा वीजा बोर्ड, किसी ने ये नाम सुना आज से पहले जिंदगी में? एक मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं, कोई भी बच्चा बताए, किसी ने ये नाम सुना पहले, आज से पहले जिंदगी में? OUIJA बोर्ड, बोर्ड की तो स्पेलिंग पता ही है, OUIJABOARD, वीजा बोर्ड वैसे बोलते, प्रोनाउंसिएशन होता है वीजा बोर्ड। किसी ने सुना ये पहले किसी ने सुना? कोई जानता है ये क्या होता है? बहुत सी मूवीज हैं, हॉरर मूवीज जो हैं हॉलीवुड की, बहुत सी हॉरर मूवीज हैं, इसमें आपने इसका यूज देखा होगा, वीजा बोर्ड। एक बोर्ड सा होता है, उस पर लेटर्स वगैरह, निशान वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। हाँ, गेम नहीं होता है, गेम वेम नहीं होता ये होता है स्पिरिट्स को मतलब बुलाने का एक टेक्निक होती है, ठीक है। हाँ, स्पिरिट्स के साथ में इंटरेक्ट किया जाता है, तो स्पिरिट जो होते हैं ना, उसके ऊपर जो पॉइंट्स रखे होते हैं या जो कॉइन्स रखे होते हैं, ठीक है, उनको मूव करके स्पिरिट्स जो होती हैं, आत्माएं जो हमारे आसपास होती हैं, वो हमारे साथ कम्युनिकेट करती हैं, उसको कहते हैं वीजा बोर्ड। तो क्लेयरवॉयंस का मतलब लगभग आपको समझ में आ गया होगा इतने रेफरेंस देने के बाद में, ठीक है। तो क्लेयरवॉयंस का मीनिंग हमें क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद में एक्विंटेंस, एक्विंटेंस का मतलब जान परिचय हो गया, इसका भी मीनिंग सबको क्लियर है। काउंटिनेंस का मतलब होता है फेस एंड फेशियल एक्सप्रेशन, फेस एंड या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस। कोई पर्सन है, उसके फेस की शेप या उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को उसका काउंटिनेंस कहते हैं, एक मीनिंग। और एक काउंटिनेंस का मतलब और भी होता है, काउंटिनेंस का एक मतलब होता है टू एग्री, टू गिव कंसेंट। ये जो मैं मीनिंग बता रहा हूं, ये भी ध्यान देना, ये काम आएंगे। मान लो यही वर्ड कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, कहीं कॉमन एरर में आ गया, कहीं आपका क्लोज टेस्ट में आ गया, तो आप उसका यूज कर पाओगे। तो जो काउंटिनेंस वर्ड है, ये किसी पर्सन के फेस की शेप को, ठीक है, और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को, उस पर्सन का काउंटिनेंस कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ में काउंटिनेंस वर्ड जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू गिव कंसेंट, सहमति देना, ठीक है, ये भी हो गया। असेंडेंस का मतलब होता है हायर पोजीशन, असेंड का मतलब ऊपर होता है ना, तो असेंडेंस का मतलब होता है अपोजिशन ऑफ सुपीरियरिटी, कि आप किसी से सुपीरियर हैं, आप किसी से हायर पोजीशन पर हैं, तो आपकी जो पोजीशन है वो है असेंडेंस, असेंडेंस ओवर समथिंग, ठीक। तो जो मीनिंग बता रहा हूं ये भी ध्यान रखेंगे सारे लोग, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप में आ जाते हैं। अभी जो नेक्स्ट ग्रुप है, इसमें भी दो वर्ड्स ऐसे, मतलब चार वर्ड्स है ना, चार में से एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है। हमें ये पता लगाना है कि भाई वो वर्ड कौन सा है जिसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो देखो, इसमें जो कॉन्कॉमिटेंट है ना, कॉन्कॉमिटेंट है, इसकी स्पेलिंग गलत है। इसकी सही स्पेलिंग होती है CONCOMITANT। मतलब आप समझ गए होंगे, जो डबल टी लिखा होता है वो डबल नहीं, वो सिंगल होता है, ठीक है। CONCOMITANT, डबल टी नहीं होता है, कॉन्कॉमिटेंट। अब कोई सोचेगा कॉन्कॉमिटेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्कॉमिटेंट का मतलब होता है साइमल्टेनियस, कुछ ऐसा जो साथ ही साथ एक के साथ दूसरा होता है। ऐसे देखो, कॉन्कॉमिटेंट का मतलब समथिंग, ये समथिंग लिखा हुआ है, दैट हैपेंस टुगेदर। कौन का मतलब टुगेदर होता है ना बच्चे, तो कोई ऐसी चीजें जो एक साथ ही होती हैं, तो उसको कहते हैं कॉन्कॉमिटेंट। जैसे बम एक्सप्लोड होता है, तो नॉइज उसके साथ ही होता है, जो लाउड नॉइज आती है वो उसके एक्सप्लोजन के साथ ही होती है, मतलब इट कॉन्कॉमिटेंट्स, वो उसके साथ ही होते हैं। कॉन्कॉमिटेंट का मतलब साथ में होने वाला, कमिट का मतलब होना, कॉन का मतलब टुगेदर, कुछ ऐसा जो एक के साथ ही दूसरा होता है, ठीक। तो ये हो गया। फिर आ गया कोएलिशंस। कोएलिशंस वर्ड जो है, इसका मतलब होता है जमा होना, टू गैदर, टू गैदर,
टू कंसोलिडेट, एक साथ आना, ठीक है, जमा होना, इकट्ठा होना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है कंप्लाइसेंस। कंप्लाइसेंस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। कंप्लाइसेंस का मतलब रेडीनेस लिख लो, एक मिनट। ऑबिडियंस, कोई पर्सन आपसे जैसा कहेगा, जैसा बताएगा करने के लिए आप कंप्लाइंट हो। आप कंप्लाइंट का मतलब आप रेडी हो वैसा करने के लिए, ठीक है, तो उसको कहते हैं कंप्लाइसेंस। फिर आ गया कमिश्रेट। कमिश्रेट एक डिपार्टमेंट होता है, अ डिपार्टमेंट इन आर्मी, इन द आर्मी, responsible for food supply, responsible for food supply। फूड सप्लाई जिस डिपार्टमेंट का काम होता है उसको कहते हैं कमिश्नरेट, ठीक है, ये आर्मी में होता है। स्पेलिंग कैसे पता चलती है रॉन्ग है, सीखना पड़ता है बेटा, ठीक है, इसको ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए मैं कहता हूं लिखने की आदत डालो। स्पेलिंग्स हम तब तक नहीं जान सकते हमारी सही है गलत है जब तक हमारी लिखने की आदत नहीं होगी। जब हमारी लिखने की आदत होगी तभी हम जान पाएंगे। अब आजकल क्या आ गया, डिजिटल जमाना आ गया, हर कोई फोन से ही पढ़ता है, ठीक है, फोन में ही टाइप कर लेता है, उसमें स्पेल चेकर होता है, वो ऑटोमेटिकली स्पेल चेक करके बता देता है आपकी स्पेलिंग गलत है या नहीं है, ठीक है। अब हमारी क्या है, पेन और रजिस्टर से लिखने की आदत ही चली गई है, तो हम जान ही नहीं पाते स्पेलिंग सही है गलत है। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं पेन और रजिस्टर सबके पास होना चाहिए, ठीक है, तो ये सबको होना चाहिए। तो कुल मिला के मैं सारे वर्ड्स के एक और मीनिंग भी आपको बता देता हूँ। एक्विटेंस का मतलब परिचय हो गया, क्लेयरवॉयंस का मतलब स्पिरिट से डिस्कस कर पाने की काबिलियत, क्षमता हो गई, ठीक है, उन चीजों को सेंस कर लेना जो दूसरा पर्सन सेंस नहीं कर पाता आम आदमी। असेंडेंस का मतलब हायर पोजीशन हो गई। काउंटेनेंस का मतलब फेशियल एक्सप्रेशन और फेस की शेप हो गई, साथ ही साथ में एग्रीमेंट, सहमति देना भी हो गया। कोएलिशंस का मतलब हो गया चीजों का एक साथ में इकट्ठा होना, लोगों के साथ में एक साथ में इकट्ठा होना, जमा होना, ठीक है। कॉनकमिटेंट का मतलब हो गया कि एक साथ में होना, कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के अगर साथ में ही होती है उसको हमेशा कंपनी करती है तो वो कॉनकमिटेंट हो गया। कंप्लाइसेंस का मतलब हो गया दूसरे की बात मानने के लिए रेडी होना, जैसा दूसरा कहेगा उसी हिसाब से चलना, वैसा ही करना, ठीक है। और कमिश्नरेट मैंने आपको बताया एक डिपार्टमेंट आर्मी का होगा जो फूड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फूड सप्लाई की जिम्मेदारी देखनी। चलो अब आते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। अब कुछ इडियम्स है, फिर उसके बाद और वोकैब का पार्ट आएगा। अब देखो इडियम्स हमने लिखा जॉग समवंस मेमोरी। जॉग वर्ड होता है ना, वैसे देखो इडियम में ऐसी टेक्निक नहीं करनी चाहिए, इडियम्स तो एक तरीके से याद ही कर लेने चाहिए, आसान होते हैं, लेकिन फिर भी कोई वर्ड ऐसा इडियम में हो जिससे आप रिलेट कर सकते हो तो रिलेट कर लेना चाहिए। जॉग का मतलब होता है नैक करना, नज करना, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है जा रहा है और हमने उसके हाथ में धीरे से हाथ लगा दिया, उसका फोन गिर पड़ा, तो ये हमने जो किया नहीं जॉग करना है। बाकी जॉगिंग भी होती है, सुबह लोग जॉगिंग पे जाते हैं, जॉगर्स, ठीक। तो यहाँ पे जो हमने जॉग समवंस मेमोरी लिखा ना कि किसी की मेमोरी को जॉग करना, मतलब उसकी मेमोरी को हिट करना, ठीक। किसी पर्सन की याददाश्त को हिट करना, हिट करने का मतलब है कि उसको कोई पुरानी बात याद दिलाना, उसकी याददाश्त में कोई चीज लाना, कोई बात उसके मतलब याद में लाना जो पहले हो चुकी हो। तो जॉग समवंस मेमोरी का मतलब होता है टू कॉज समवन टू रिमेंबर समथिंग, कुछ ऐसा करना जिससे किसी पर्सन को कोई पुरानी बात याद आ जाए। तो ये हो गया जॉग समवंस मेमोरी का मीनिंग, ये ध्यान रखेंगे सारे लोग। अगले में आ जाओ, टू बी इन द रेड, ये बहुत कॉमन इडियम है और हर एक बच्चा इसका मतलब जानता होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। चलो आंसर बताओ, टू बी इन द रेड क्या मतलब इसका होगा? टू बी इन द रेड जो हमारा इडियम है बच्चे, इसका क्या मतलब होगा, सभी लोग बताएं। टू बी इन द रेड, टू बी इन द रेड का मतलब होता है बच्चे टू बी इन डेट, कर्ज में होना, नुकसान उठाना। जैसे कोई पर्सन है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसके बिजनेस में जो उसकी अर्निंग है, जो उसका रेवेन्यू जनरेशन है, अगर उसके खर्चे उससे ज्यादा हैं तो हम कहेंगे ही इज इन द रेड, ही इज इन द रेड। ही इज इन द रेड का मतलब है कि ये घाटे में, नुकसान में, फाइनेंशियल लॉस होना, ठीक। अब एक चीज देखो, जैसे तुम में से जो भी लोग थोड़ा बहुत ध्यान देते होंगे शेयर मार्केट वगैरह में, जैसे कोई शेयर होता है वो अच्छा कर रहा होता है, ठीक है,
तो उसका आपने देखा होगा कि उसको ग्रीन कलर में दिखाया जाता है, ठीक है। और कोई शेयर ऐसा होता है जो नीचे जा रहा होता है, जिसकी वैल्यू घट रही होती है, तो वो रेड में दिखाया जाता है, ठीक। टू बी इन दी रेड का मतलब हो गया टू बी इन डेट, घाटे में होना, नुकसान उठाना, फाइनेंशियल लॉस उठाना, ठीक है। अब जैसे किसी बच्चे ने कहा कि इसका मतलब टू बी एंग्री होता है, तो मैं बताता हूं वो इडियम टू बी इन द रेड नहीं होता बेवकूफ, वो होता है टू सी द रेड। टू बी वेरी एंग्री जो होता है ये होता है टू सी रेड, वो इडियम ये होता है। अच्छा एक दो और देखो, जैसे हमने लिखा टू बी इन ब्लैक, टू बी इन रेड, ठीक है, टू बी इन पिंक, टू बी इन ब्राउन स्टडी, अब जैसे देखो ये कुछ इडियम्स हैं, ठीक है। तो ये जो टू बी इन ब्लैक है ना, इसका मतलब है टू हैव मनी, कि पैसा होना, ठीक है। टू बी इन रेड का मतलब होता है टू लूज मनी, पैसा गंवाना, मतलब नुकसान उठाना, वही वाला मीनिंग, ठीक है। टू बी इन पिंक का मतलब होता है टू बी हेल्दी एंड चीयरफुल, टू बी हेल्दी एंड चीयरफुल, चीयरफुल होना, मस्त होना, ठीक है। टू बी इन ब्राउन स्टडी का मतलब होता है टू बी लॉस्ट इन, टू बी लॉस्ट इन डीप थॉट्स, गहरे विचारों में खोया हुआ होना, ठीक है। टू बी लॉस्ट इन डीप थॉट्स, गहरे विचारों में खोया हुआ होना। एक और देखो, टू बर्न वंस फिंगर्स, टू बर्न वंस फिंगर्स ये भी एक इडियम होता है, टू बर्न वंस फिंगर्स। कोई बच्चा इसका मतलब बताएगा? टू सफर फाइनेंशियली, टू बी इन द रेड का जैसे ही मतलब इसका मतलब होता है टू सफर फाइनेंशियली, मतलब किसी चीज में नुकसान उठाना, घाटा सहना, टू बर्न वंस फिंगर्स, ठीक है। ये इनके मतलब ध्यान रखें। तो चीजों को ना बारीकी के साथ पढ़ा करो, ध्यान के साथ पढ़ा करो, लिख के पढ़ा करो, कोशिश करो। कोई भी नया वर्ड, कोई नया इडियम, कोई नया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि उसको लिख कर, अंडरलाइन कर कर पढ़ो, जिससे वो दिमाग में भी जाए। ऐसा ना हो कि खाली सरसरे देख के आगे बढ़ गए। अगला देखो, टू फुट द बिल, ये कॉमन इडियम है, इस पर ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। बिल से आप सीधा समझ लो पेमेंट करना। फुट द बिल का मतलब हो गया बिल की पेमेंट करना, ठीक है। चाहे अपने लिए आपने कुछ लिया उसके लिए पेमेंट करना, चाहे किसी और ने कुछ खरीदा लेकिन आप उसकी पेमेंट करा, तो फुट द मतलब टू फुट द बिल का मतलब होता है टू मेक पेमेंट फॉर समथिंग, टू पे फॉर समथिंग, ये रहा, ठीक है, ध्यान रखना। अगले पे आ जाओ, कैश 22। कैश 22 काफी कॉमन एक इडियम होता है। अब इसको ना आप ऐसे एग्जांपल से समझना कि कैच 22 क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मतलब समझना। पहले तो एक बार सभी लोग आंसर बताओ अपने आप। ये जो कैच 22 हमने लिखा है ना बच्चे, सारे बच्चे एक बार इसका आंसर अपने आप बताओ। देखो, एक कोई पर्सन है, वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया, तो जहां वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया वहां उससे किसी ने कहा कि भाई हम उसी को जॉब देंगे जिसका एक्सपीरियंस है। अब सोचने वाली बात देखो, अगर किसी को जॉब नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कहां से होगा, और अगर केवल जॉब उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनको एक्सपीरियंस है, तब तो ये सिचुएशन टेढ़ी हो गई ना। जॉब उनको मिलेगी जिनको एक्सपीरियंस है, और जिनको जॉब मिलेगी नहीं उनको एक्सपीरियंस होगा कैसे? तो ये सिचुएशन है कैच 22। तो कैच 22 जो सिचुएशन होती है, अब कैच का मतलब एक बच्चे ने ग्रैब मान लिया। कैच 22 एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई समस्या का जो हल है वही समस्या है एक्चुअल में, ठीक है। अब जिसको जॉब चाहिए तो वहां पे कंडीशन है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो जॉब चाहिए ये आपको एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्सपीरियंस, कि आपको एक्सपीरियंस तो जॉब मिल जाए। बट मजे की बात है कि वो जो एक्सपीरियंस सॉल्यूशन है वही तो प्रॉब्लम है, कि जब हमने आज तक जॉब की नहीं तो हमें एक्सपीरियंस होगा कहां से? तो ऐसी सिचुएशन का हम कहते हैं कैच 22, कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है कुछ, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें सोल्यूशन है वही एक्चुअल में प्रॉब्लम है।
तो इसका आंसर ये है, अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग। कैच 22, ठीक है, देयर इज अ कैच इन इट। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा इंग्लिश में डायलॉग मारते हुए कि मैं तो सफल हो जाता, मैं तो वो काम कर लेता, बट एक कैच है, देयर इज अ कैच। देयर इज अ कैच का मतलब देयर इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कोई जटिल समस्या है, कोई जटिलता है, कोई परेशानी है। अगला देखो, कैरी द कैन। कैरी द कैन हमारा इडियम है। कैरी द कैन का मतलब बताओ। To listen to something with considerable doubt, to be impatient, to be in touch, to take the responsibility of others, misdemeanor। misdemeanor का मतलब mistakes, गलतियां, misdeeds। दूसरों की गलतियां, दूसरों के कुकृत्यों को भुगतना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैरी द कैन, ठीक है। हाँ, तो कैरी द कैन का मतलब होता है कि जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। जैसे कोई गड़बड़ हो गई कहीं पर, ठीक है, तो उस गड़बड़ की जिम्मेदारी अब किस पर्सन के ऊपर जाएगी? तो जिसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी जाएगी, ही विल कैरी द कैन। जैसे कोई टीम है, टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, गड़बड़ की, ठीक है, तो उसमें जिम्मेदारी बनेगी कैप्टन की, नपेगा कैप्टन, भलाई बुराई होगी उसकी, तो उसको कहते हैं बेयरिंग द कैन, कैरिंग द कैन। तो कैरिंग द कैन का मतलब होता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिसडीड्स ऑफ अदर्स, दूसरों की गलतियां, ठीक है, दूसरों की मतलब उसकी वजह से जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। अगला देखो, पेपर ओवर द क्रैक्स। क्रैक समझते हैं? क्रैक का मतलब जैसे कोई दीवार है, कोई जमीन है, उसमें दरार आना, टूट जाना, तो वो क्रैक हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सोचा कि कोई देखे ना ये क्रैक आ गया। मान लो कोई चीज भी हो सकती है, मान लो कोई चीज हो गई ऐसी, ठीक है, जिसमें क्रैक आ गया, ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि कोई इसे देखे ना कि इसमें क्रैक आ गया, तो हमने उसको क्रैक को ढकने के लिए क्या किया, ठीक है, हमने उसको क्या किया, उसके ऊपर पेपर लगा दिया, ठीक है। तो पेपर में कोई मजबूती तो होती नहीं है, पेपर थोड़ी कोई हल होता है। मान लो कोई क्रैक आ गया किसी चीज में, तो उसको मैकेनिक के पास ले जाओ या मैकेनिक को बुलाओ, उसको रिपेयर करवाओ, उसकी मजबूती करो, ठीक है। तो पेपर में तो कोई मजबूती होती नहीं है, तो क्रैक ओवर मतलब पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब क्या हो गया कि जो कमियां हैं, ठीक है, उनको ठीक करने के बजाय उनको छुपाना कि जो दूसरे देखे नहीं। लेकिन पेपर से ढक देने से क्रैक ठीक तो नहीं हो जाएगा, कोई मजबूती तो नहीं आ जाएगी पेपर को ढक देने से। तो अब आप इसका इडियम का मीनिंग इजीली गेस कर सकते हो, टू टेक रिस्क, टू कॉज एम्बेरसमेंट, टू हाइड प्रॉब्लम्स, टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, टू हाइड प्रॉब्लम्स। पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब हो गया कि समस्याओं करने के बजाय उनको छुपाना, ठीक है, उनको क्या करना, उनको छुपाना। अगला देखो, बी अ डैब हैंड एट समथिंग। डैब का मतलब एक बार मैं आपको समझा देता हूं। डैब का मतलब होता है कुशलता। जैसे कोई पर्सन होता है गहने वगैरह बनाता है, आपने देखा होगा, ठीक है, या जो लोग हीरा तराशते हैं, देखा उनको, तो वो कितने काबिल होते हैं, कितनी मतलब बारीकी से गहने में डिजाइन बनाते हैं, कितना बारीकी से मतलब काम करते हैं, तो उसको कहते हैं डैब हैंड, कुशल पर्सन, ठीक है। या जैसे आपके जब चोट वोट लग जाती है, कोई पर्सन होता है उसकी चोट वगैरह लग जाती है, मतलब कोई घाव हो गया, तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो नर्स होती है, जो डॉक्टर का स्टाफ होता होगा, आपने देखा होगा बहुत जगह तो ऐसा नर्स या ऐसा स्टाफ होता है ना, वो इतना सधे हुए हाथों से मतलब आपका क्लीनिंग और मतलब बैंडिंग वो कर देता है, ठीक है, ड्रेसिंग कर देता है घाव की, आपको पता तक नहीं चलता। डैब हैंड्स। अब कुछ होते हैं, अगर हाथ वाथ में चोट लग गई, और कोई डॉक्टर या ऐसे होते हैं उनके क्लिनिक में स्टाफ ऐसा होता है कि गए तो उन्होंने पता चला उसी में सुई घुसेड़ दी, कि वो ऐसे झुक के ठीक कर रहा था, उसका पेन या फोन गिरा जेब में से, तुम्हारी चोट के ऊपर ही गिरा, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो डैब का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिससे कि इडियम आप कभी ना भूलो। तो किसी किसी आप देखो क्लिनिक में, हॉस्पिटल में जो स्टाफ होता है वो इतना एक्सपर्ट होता है कि आपको चोट लगी वो आपको महसूस भी नहीं होने देगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा, इतने सदे हुए हाथों से काम करेगा और आपकी ड्रेसिंग कर देगा, ठीक। और कहीं कहीं ऐसी जगह जाओगे कि वो आप चोट लेके जाओगे थोड़ी सी और वहां से और दुखा के भेज देगा। तो डैब हैंड का मतलब स्किल, बहुत मतलब बारीकी से बड़े संभाल के साथ में काम करने वाला पर्सन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, बी अ डैब हैंडेड समथिंग का मीनिंग ऑलवेज टेलिंग नॉनसेंस, हियरिंग अ फेक इंटेंशन, रेडी टू लिसन टू अदर पीपल्स कन्वर्सेशन, स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो डी, स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये इसका मतलब हो गया।
अगला देखिए, अगला हमने लिखा गेट क्रैकिंग। ये इडियम है गेट क्रैकिंग। तो क्रैकिंग का मतलब चालू होना, जैसे आग वगैरह लगती है ना लकड़ी में तो आवाज आती है, क्रैकिंग की आवाज आती है, ठीक है। तो गेट क्रैकिंग का मतलब होता है कुछ शुरू करना, स्टार्ट करना, मतलब काम करना शुरू करना। टू डिले, टू डिस्ट्रॉय, टू वेस्ट टाइम, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, ये आंसर। गेट क्रैकिंग का मतलब शुरू करना, मतलब क्रैक करना शुरू होना, ठीक है। जैसे इसको किसी भी सिचुएशन से आप इमेजिन कर सकते हो, एक्चुअली इसका ओरिजिन क्या रहा होगा वो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन जो इस इडियम में वर्ड्स यूज हो रहे हैं, अगर हम उन वर्ड्स से रिलेट करके देखें, जैसे मान लो कोई डायनासोर का एग है, कोई अंडा है, मुर्गी का अंडा मान लो, डायनासोर का मान लो, किसी का भी, तो अगर क्रैक करना शुरू कर दे, गेट क्रैकिंग का मतलब उसमें क्रैक आना शुरू हो जाए, तो उसका मतलब काम शुरू, ठीक है। तो ये हो गया गेट क्रैकिंग। अगला देखो, अब आ गया इडियम से हेयर्स ब्रेथ। हेयर ब्रेथ का मतलब बाल वाल बचना। आप सबने इंग्लिश में इडियम पढ़ा होगा क्लोज शेव, इसका मतलब होता है नैरो एस्केप, होता है। अब लगभग एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन लगभग लगभग ऐसे कुछ मीनिंग इसका भी होता है हेयर बर्स्ट। हेयर बर्स्ट का मतलब बहुत बारीक डिफरेंस, बहुत बारीक मार्जिन, ठीक है। किसी चीज में बहुत कम अंतर होना, जैसे बाल के खाल टाइप का, ठीक है। तो अगर कोई सिचुएशन है उसमें अंतर या मार्जिन बहुत कम है, ठीक है, बिल्कुल नजदीक से, तो उसको हम कहते हैं हेयर ब्रेथ। हेयर की ब्रेथ कितनी होती है सबको पता होगा, हेयर की कितनी होती है मोटाई, ठीक। तो टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट डिग्री ऑफ समथिंग, यही होता है इसका, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिग्री अमाउंट के बारे में बताते हैं तो हम उसे कहते हैं बाय हेयर्स ब्रेथ। ही एस्केप्ड द एक्सीडेंट बाय अ हेयर्स ब्रेथ, कि वो एक्सीडेंट से बच गया बिल्कुल बहुत बारीक, मतलब मिलीमीटर के डिफरेंस से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कम हेल और हाई वाटर। हाई वाटर का मतलब बाढ़, हेल का मतलब नर्क, ठीक है। कम हेल और हाई वाटर इस फ्रेज का यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि सिचुएशन जो चाहे हो, हमारे एक सिचुएशन के रेडी है, जो चाहे हो जाए, आसमान टूट पड़े, बट वी आर हेल बेंट ऑन समथिंग, ठीक है। तो कम हेल और हाई वाटर का मतलब होता है कि वट एवर द सिचुएशन बी, जो चाहे सिचुएशन हो जाए, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ चली जाए, लेकिन अब हमें तो ये करना है तो करना है, ठीक। तो कम हेल और हाई वाटर का मीनिंग इनमें से बताओ। नो मैटर व्हाट, फीलिंग इल, पॉसिबल ऑब्स्टिकल ऑन वंस पाथ, समथिंग गुड एंड यूजफुल, नहीं, नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट का मतलब जो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या। चलो, क्रेसेंडो, इसका मीनिंग बताना है, ठीक है, सिनोनिम बताना है। देखो ऊपर लिखा ना सिनोनिम, तो क्रिसेंडो वर्ड का हमें सिनोनिम बताना है। अब जो बच्चे जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूं। ये एक क्रेसेंडो वर्ड जो है ना, ये ग्रीक वर्ब एक हुआ करती थी क्रेशियर, उससे आया है। उसका मतलब इंक्रीज होना होता है, मतलब उसका मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है। और एक इंग्लिश में एक, अगर मुझे सही से याद हो, एक वर्ड होता है डायमिनियंडो, डेमो, ये होता है डायमोनियंडो, ये उसका एंटोनिम होता है, ठीक है। तो ये जो क्रेसेंडो वर्ड है, अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है इंक्रीज, किसी चीज की बढ़ोतरी होना, बढ़ोतरी, ठीक है। और ये जो डिमिनुएंडो है, ये इसका एंटोनिम होता है, इसका मतलब होता है डिक्रीज, कमी। तो ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, क्रेसेंडो का मतलब इंक्रीज, बढ़ोतरी, ठीक है, और डेमिनिएंडो का मतलब हो गया डिक्रीज, कमी। ये उसका एंटोनिम है, बट हमें तो भी सिनोनिम बताना है। तो उसका सिनोनिम इन चार वर्ड्स में से, डोमिनेट, एस्केलेशन, स्क्वेंडर, रिवेयर, इनमें से क्या हो सकता है बताओ। वो जो हमने चार वर्ड लिखे हैं, उन चार, अब तो तुम्हें मीनिंग पता चल गया, क्रिसेंडो का मतलब क्या होता है पता चल गया, एंटोनिमस का क्या होता है वो भी पता चल गया। अब ये बताओ उन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्रिसेंडो का सिनोनिम होना चाहिए। एस्केलेशन, एग्जैक्टली, ठीक है। एस्केलेशन, एस्केलेशन का मतलब स्वेलिंग, बढ़ना किसी चीज का। तो स्क्वेंडर का मतलब फिजूल खर्ची करना, रिवेयर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिगार्ड करना, ठीक है। तो ये सारे गलत हो गए, उसका आंसर हो गया एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब बढ़ोतरी, बढ़ना। अगला देखो, इसोट्रिक, बहुत अच्छा वर्ड है,
इशॉर्ट्रिक, बेफिटिंग, जर्मन, एब्स्ट्रूज, रेलिवेंट। इनमें से हमें बताना है इसका मतलब क्या होता है। तो इशॉर्ट्रिक का मतलब मैं आपको बता देता हूं। इशॉर्ट्रिक का मतलब होता है कुछ ऐसा जो गूढ़ है। पहले मीनिंग समझ लेना, फिर चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा बताना। इशॉर्ट्रिक का मतलब ऐसा होता है कि जो सरल नहीं है, ठीक है, जो जटिल है, जिसको हर कोई समझ नहीं पाता, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। जैसे बहुत से वर्ड्स हैं, बहुत से टर्म हैं, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर फील्ड या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। मेडिकल का कोई टर्म ले लो, जैसे अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो, आनंद मूवी देखी हो, तो आनंद मूवी में जो राजेश खन्ना है, राजेश खन्ना का नाम उसमें आनंद होता है, ठीक है, ठीक। तो उसमें राजेश खन्ना को एक बीमारी होती है, ठीक। अब आप सरल भाषा में उसको लंग कैंसर कह दो, ठीक है, लेकिन जो मेडिकल टर्म है उसका, वो जो है वो अगर बताया जाए किसी आम आदमी को कि भाई इसको ये बीमारी है, तो वो नहीं जान पाएगा इसका मतलब क्या हुआ। एब्स्ट्रूज, इशॉर्ट्रिक, ठीक है। या जैसे एक कॉलेसिस्टेक्टॉमी, एक टर्म होता है कॉलेसिस्टेक्टॉमी, ऐसे होता है। कॉलेसिस्टेक्टॉमी जो होता है वो होता है गॉल ब्लैडर का रिमूवल। गॉल, जैसे जो लोग होते हैं ना जिनका कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, फिर उनको पथरी बन जाती है गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो उसके रिमूव करने के ऑपरेशन को कहते हैं कॉलेसिस्टेक्टॉमी, ठीक है। अब कॉलेसिस्टेक्टॉमी जो वर्ड होता है इसका मतलब वो ऑपरेशन हो गया, लेकिन अगर हम किसी आम पर्सन को ये बताएं तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मेडिकल का टर्म है। तो जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं उनको ये पता है, सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ये पता है, ठीक है। आम आदमी को आप पूछो, किसी टीचर से पूछो, किसी ड्राइवर से पूछो, किसी कॉर्पोरेट हाउस में मतलब काम करने वाले पर्सन से पूछो, तो वो नहीं जान पाएगा। तो ऐसा कोई वर्ड जिसका मीनिंग गूढ़ है, कॉम्प्लेक्स है, आम नहीं है, सब उसको जान समझ नहीं पाते हैं, सब नहीं जान पाते उस वर्ड को समझ के इसका मतलब क्या है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अब बहुत से लोग होते हैं उनको न्यूज़पेपर इंग्लिश सीखनी, तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसे वर्ड्स की भरमार होती है। आप मान लो कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो, और वो एडिटोरियल जो है वो इकोनॉमी पर या साइंस एंड टेक पर या मतलब फाइनेंस पर, ठीक है, या साइकोलॉजी पर बेस्ड है, उसकी थीम ही है। आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, या फिर आप उनका मीनिंग ही नहीं समझ पाओगे इनका मीनिंग क्या है। ये शॉर्ट ट्रिक वर्ड्स होते हैं, वो पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होते हैं, जो पर्सन उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है वही समझ पाता है, बाकी दूसरा समझ ही नहीं पाता। बात समझ में आई? तो अब हमें शॉर्ट ट्रिक वर्ड का मतलब बताना है कि इनमें से कौन सा सिनोनिम है। तो इसका सिनोनिम होता है एब्स्ट्रूज, रिकॉन्डाइट, कुछ ऐसा जो जटिल है, ठीक है, सरल नहीं है, सिंपल नहीं है, इजी नहीं है, सब उसको नहीं समझते जानते, ठीक है। अच्छा, जो जर्मन वर्ड है और रेलिवेंट है, ये दोनों सिनोनिम है। जर्मन का मतलब समथिंग विच इज अप्रोप्रिएट, समथिंग विच इज नेसेसरी, समथिंग विच इज रेलिवेंट, ठीक है। अब बेफिटिंग का मतलब भी कहने कहीं पे यही होता है। बेफिटिंग का मतलब विच इज सुटेबल फॉर समबडी, विच इज सुटेबल फॉर समबडी, कुछ ऐसा जो किसी पर्सन के लिए सुटेबल है, मतलब उसके लिए एकदम ठीक। एक मिनट, सुटेबल फॉर समबडी, ठीक है। जर्मन का मतलब नेसेसरी, अप्रोप्रिएट, ध्यान रखना ये वर्ड भी, ठीक है। अब बेफिटिंग रिप्लाई, जैसे हमने कहा अब बेफिटिंग, दे गेव हिम अ बेफिटिंग रिप्लाई, उन्होंने उसको सही जवाब दिया। सही जवाब का मतलब जो उसको मिलना चाहिए था, जो वो डिजर्व करता था, ऐसा, ठीक। नेक्स्ट वर्ड, फिएंडिस, ठीक है। अब ये जो वर्ड है, ये हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन मैं आपको एक वर्ड बताता हूं जो सबने सुना पढ़ा होगा, फिएंड। कोई बच्चा इसका मतलब बताएगा? कोई भी बच्चा इस वर्ड का मतलब बताएगा क्या? एफ आई है, आर नहीं है इसमें, ध्यान से देखना। एफ आई ई एन डी, फेंड वर्ड, इसका हमें मीनिंग बताना है कि इसका मतलब क्या है। कोई भी बच्चा जो इसका मीनिंग जानता हो फेंड का, बताए, कमेंट करें। 7th 8th की बुक्स अगर तुम पढ़ते हैं ना, तो ये सारे वर्ड्स तुम्हें क्लियर होते हैं। कहानियों में कहीं ना कहीं ये वर्ड सब यूज होते रहते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ठीक है।
बस पूछते हैं। बैच बनेगा तो पहले हफ्ते में भी पूछेंगे सर आरसी के लिए क्या करें, सर वोकैब के लिए क्या करें, ठीक है। बैच खत्म होने पे आ जाएगा 4-5 महीने बाद, तब भी वही पूछते मिलेंगे, सर वोकैब के लिए क्या करें, सर आरसी के लिए क्या करें। अब क्या बताओ बच्चों को, इन पे गुस्सा करो कि इन पे तरस खाओ, क्या समझ में नहीं आता। कई बार हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं करें क्या सर, ठीक है। कि इन पे गुस्सा करें इस बात के लिए, ठीक है, या इन पे इनकी बुद्धि पे तरस करें कि भगवान ने इनको ऐसी बुद्धि क्यों दी। समझ में नहीं आता, कई बार खुद ही कंफ्यूज। फिएंड वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है एविल स्पिरिट, ठीक है, दैत्य, ठीक है, कोई राक्षस, बहुत ही बुरा व्यक्ति, ठीक है, उसको कहते हैं फिएंड। जैसे वो नहीं उसमें रामायण में दिखाते हैं, ठीक है, जो ऋषि मुनियों के जो काम दाम खराब कर देते थे, उस पर जो राक्षस आते थे, ठीक है, तो उन्हें फिएंड कहते हैं। फिएंड का मतलब एक्सट्रीमली क्रूअल पर्सन, दैत्य किस्म का इंसान, ठीक है, बहुत बुरा इंसान, अमानुष। तो फिएंड का मतलब क्रूअल, एविल स्पिरिट, शैतान, पिशाच कोई, ठीक है, उसको फिएंड कहते हैं, ठीक है। जैसे तुमने देखा हो यहाँ पर एक बहुत पहले कांड हुआ था, निठारी एक जगह है नोएडा में, वहां पर, ठीक है, वहां पे 2 लोग थे, एक नौकर था एक मालिक था, उन्होंने कई बच्चों को मार डाला, ठीक है। बहुत से लोग इतने क्रूअल होते हैं कि आदमी को मार के उसको खा जाते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से इंसान के रूप में पिशाच है, फिएंड है, उनको कहते हैं। अब फिएंड जो वर्ड है ना, ये नाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव भी है। इसी से वर्ड फिएंडिस बन गया। फिएंडिस का मतलब लाइक फिएंड, फिएंड के जैसा, पिशाचिक, बहुत क्रूअल, ठीक है। तो हमें इसका बताना है सिनोनिम, सिनोनिम इसका ये रहा। अपरेंट का मतलब हो गया जो विजिबल है, ऑब्वियस है, जो दिख रहा है, स्पष्ट है। मतलब अपरेंट का मतलब ऐसा जो मतलब प्रतीत होता है, लुक, ऑब्वियस लिख दो। सिक्योर का मतलब तो पता ही है, सेफ, ठीक है। एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है टू बी एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का एग्जाम्पल होना उसका। चल नेक्स्ट में जाओ। अब बताने एंटोनिम, ध्यान देना, एंटोनिम लिखा हुआ, अब एंटोनिम्स बताने। पहला वर्ड है स्विंडल। एक वर्ड होता है स्विंडलर, ठीक है। न्यूज वगैरह इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो आप अक्सर देखते रहते होंगे। इसका मतलब होता है चीट करना, खास करके पैसा, ठीक है। लोग होते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि तुम्हारा पैसा डबल कर देंगे हेरा फेरी मूवी में, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। तुम हमें पैसे दो, हम तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा देंगे, तुम ये पैसा दो, हम तुम्हारा ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो स्विंडल करना मतलब होता है पैसा ठगना, बेईमानी करना, ठीक है। अब हमें इसका अगर सिनोनिम बताना होता तो हम बता देते ड्यूप। ड्यूप का मतलब भी यही होता है, चीट करना, ठीक है। लेकिन हमें सिनोनिम तो बताना नहीं है, हमें बताना है इसका एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम बताओ इनमें से कौन सा होगा। सिनोनिम बताना होता तो हम बताते हैं ड्यूप, ठीक है, लेकिन बताना है एंटोनिम, तो एंटोनिम बताओ क्या है। ऑनेस्टी, स्विंडल का मतलब बेईमानी, डिसेप्शन, ठीक है, और उसका एंटोनिम हो गया ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो इसका एंटोनिम हो गया ऑनेस्टी, डी। अगला देखो, विस्टा। विस्टा वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है, ध्यान देना। विस्टा अगर आपको ध्यान हो किसी को, तो माइक्रोसॉफ्ट की एक विंडोज भी आई थी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की एक विंडोज का नाम भी विस्टा था, मुझे लगता है 9 से पहले आई थी शायद, उसका नाम ही विस्टा था, ठीक है। बाकी चलो उसको हटा देते हैं। तो विस्टा का मतलब क्या होता है, तो विस्टा का मतलब होता है सीन, विस्टा का मतलब होता है लुक, ठीक है। विस्टा का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, प्रोस्पेक्टस। तो अगर हमें विस्टा का सिनोनिम बताना होता, ठीक है, तो हम इसमें बता सकते थे आउटलुक। विस्टा का अगर हमें सिनोनिम बताना होता तो हम आउटलुक बता सकते थे, ठीक है। लुक, प्रोस्पेक्टस, संभावना, ठीक है, ये हम बता सकते थे। लेकिन हमें बताना है एंटोनिम। अगर सिनोनिम बताना होता तो ये हो जाता, हमें बताना है एंटोनिम, ठीक है। तो एंटोनिम इसका हो गया ब्लाइंडनेस, कुछ नजर नहीं आ रहा आगे क्या है क्या नहीं है, सब अंधेरा है, डार्कनेस है। तो ब्लाइंडनेस है, डार्कनेस है, ये विस्टा के एंटोनिम्स है। और सिनोनिम इसका आउटलुक हो जाता है,
ठीक है। कॉन्टोर क्या होता है ये सारे बच्चों को मैं बता देता हूं। जैसे कोई इमेज होती है ना, तो उसकी जो आउटर लाइन होती है, बाउंड्री होती है। मान लो कोई पर्सन है, आ रहा है आगे से, और उसके पीछे से बहुत तेज लाइट है, बहुत तेज सोर्स ऑफ लाइट है। तो बहुत तेज लाइट होगी तो हमें वो पर्सन दिखाई नहीं पड़ेगा क्लियर, लेकिन उसकी हमें शेप नजर आएगी कि हाँ भाई इस आउटलाइन नजर आएगी, तो उसको कॉन्टोर कहते हैं। ठीक है, ये सबको ध्यान रखना। कॉन्टोर का मतलब आउटलाइन ऑफ सम इमेज, कोई शेप है, कोई इमेज है, उसकी आउटलाइन जो होती है उसको कॉन्टोर कहते हैं। ठीक। कन्फ्रंट का मतलब मुकाबला करना, फेस करना होता है, कन्फ्रंट। ठीक है, यू शुड नॉट हैव कन्फ्रंटेड हिम, उससे नहीं भिड़ना चाहिए था। ठीक। तो इसका एंटोनिम विस्टा का हो गया बच्चों ब्लाइंडनेस। फिर आ गया टेम्पेस्चुअस। टेम्पेस्चुअस का मतलब समझते हैं? हो सकता है तुम में से कभी किसी ने एक ड्रामा पढ़ा होगा, अगर किसी ने पढ़ा हो तो बताए। सीबीएसई में पहले हुआ करता था, आपका मुझे नहीं पता है कि नहीं। टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर। एक शेक्सपियर का ड्रामा है जिसका मतलब है टेम्पेस्ट, मतलब जिसका नाम है टेम्पेस्ट। और तुम में से जो बच्चे सीबीएसई से पढ़े हैं उन्होंने शायद पढ़ा होगा। बाकी बोर्ड्स में भी है, यूपी बोर्ड में भी था कभी। ठीक है, यूपी बोर्ड में तो सकता अभी भी हो। ठीक है, जूलियस सीजर को हटा के शायद टेम्पेस्ट को कर दिया गया था। यूपी बोर्ड में पहले जब मैं पढ़ा था तब तो जूलियस सीजर ड्रामा हुआ करता था, लेकिन बाद में पता चला कि जूलियस सीजर को हटा के टेम्पेस्ट कर दिया गया था। तो टेम्पेस्ट जो है ना, ठीक है, ये इस नाम से एक जूलियस एक शेक्सपियर का एक ड्रामा है। किस किसने पढ़ा? पढ़ा किसी ने टेम्पेस्ट? पढ़ने लिखने वाले तो बच्चे पढ़ते नहीं है, पता नहीं कैसे पास हुए, मुझे इन्हें समझ में आता। पढ़ा नहीं तुमने, लिखा नहीं तुमने, तो तुम पास हुए कैसे? किसी ने नहीं पढ़ा टेम्पेस्ट? बड़ी अजीब बात है भाई। चलो, टेम्पेस्ट अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम ये जानते रहते कि टेम्पेस्ट का मतलब स्टॉर्म होता है। स्टॉर्म, तूफान। ठीक है, तेज हवाएं, बहुत तेज शोर। ठीक है, उसको टेम्पेस्ट कहते हैं। ठीक है, और टेम्पेस्चुअस जो वर्ड होता है वो टेम्पेस्ट नाउन है, ये उसी की एडजेक्टिव फॉर्म है टेम्पेस्चुअस, और इसका मतलब होता है स्टॉर्मी। इसका मतलब होता है स्टॉर्मी। ठीक है, हमें बताना है इसका एंटोनिम। हमें क्या बताना है इसका? हमें बताना है इसका एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम हो गया काम। काम, सीरीन, क्वाइट। ठीक है, प्लेसिड। ये तो कुल मिला के ये जो हमारा वर्ड टेम्पेस्चुअस है, इसका एंटोनिम अगर हम देखेंगे तो इसका एंटोनिम हो जाएगा काम। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा। अगला देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। अब हमें बताने हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। कुछ वर्ड्स आएंगे, ठीक है, हर एक स्लाइड पे 2 क्वेश्चंस हैं। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बताने हैं। कई ऑप्शन होंगे, उनमें से जो सही ऑप्शन है वो हमें बताना है। किलर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का किलर उसे क्या कहेंगे? मैट्रिसाइड कहेंगे, पेट्रिसाइड कहेंगे, वेटिसाइड कहेंगे, सोरोरिसाइड कहेंगे। ठीक है, अब देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है कि इसमें मान लो अगर आपको ना भी पता हो कि क्या कहेंगे, लेकिन जो बाकी ऑप्शन है उनको देख के जान जाओगे। अब जैसे हमें पता है मैट्रिसाइड जो होता है वो होता है किलिंग ऑफ मदर। पैट्रिसाइड होता है फादर, पितृहंता या पिता की हत्या। ठीक है, सोरोरिसाइड हो गया किलिंग ऑफ सिस्टर, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। वेटिसाइड हमारा आंसर है। वेटिसाइड का मतलब है प्रॉफिट की किलिंग, प्रॉफिट को मार देना, प्रॉफिट की हत्या करना। ठीक है, यहां पर एक दो वर्ड मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आंसर बताएंगे सभी लोग। किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड को क्या कहते हैं? और दूसरा है किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स को क्या कहते हैं? जिसको आंसर बताओ बताएं।
किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड एंड किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, अपने माता पिता की हत्या कर देना, इसे क्या कहेंगे? किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, अपने हस्बैंड की हत्या कर देना, इसे क्या कहेंगे? चल, किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स जो होता है ना, वो होता है पैरिसाइड। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, PARRICIDE, पैरिसाइड। यहां देखो, फादर की हत्या करना हो गया पैट्रिसाइड, मदर की हत्या करना होगा मैट्रिसाइड। ठीक है, अब अगर हमें कहना पेरेंट्स की हत्या कर देना, माता पिता दोनों की, दोनों में से किसी की भी हत्या कर देना, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं पैरिसाइड। ठीक है, अब आ गया किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, हस्बैंड की हत्या कर देना, वो था मैरिटिसाइड, MARITICIDE। मैरिटिसाइड का मतलब बेसिकली होता है किलिंग वंस स्पाउस। ठीक है, अपने स्पाउस की हत्या कर देना। हस्बैंड के लिए इसका यूज किया जाता है, और वाइफ के लिए इग्जोरिसाइड एक वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, एक वर्ड होता है इग्जोरिसाइड। इग्जोरिसाइड जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किलिंग वंस वाइफ, वाइफ की हत्या कर देना। ठीक है, चल, फिर आ गया, ये तो सबने पढ़े होंगे, अपना रिवीजन कर लिया करो। ठीक है, मैरिटिसाइड, एग्जैक्टली बच्चे, हम मैरिटिसाइड ही कहते हैं। फिर आ गया अ पर्सन हु प्रिजर्व्स स्किन ऑफ एनिमल्स, एक ऐसा पर्सन जो कि एनिमल्स की स्किन को प्रिजर्व करता है, मतलब जिसका काम होता है डेड एनिमल्स की स्किन को प्रिजर्व करना। जैसे आपको पता है कि जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन से बहुत सी यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, लेदर आइटम्स ज्यादातर। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं कि वो जो डेड एनिमल है आप उसकी स्किन को निकाल के तुरंत यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तो वो डिकम्पोज हो जाएगी, तो उसको ना प्रोसेस के थ्रू उसको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मिस्ट, एग्जैक्टली, उसको कहते हैं हम टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मी प्रोसेस होती है प्रिजर्विंग स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स की स्किन को प्रिजर्व करने की प्रोसेस को टैक्सीडर्मी कहते हैं, और जो पर्सन ऐसा करता है उसे टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। ठीक है, बाइलोक्विस्ट होता है दो बोलने वाला पर्सन, दो भाषाएं बोलने वाला पर्सन। ठीक है, फिलोलॉजिस्ट होता है स्टडी करने वाला, जो प्राचीन लेख हैं, पुरानी किताबें हैं, साहित्य हैं, उनका अध्ययन करने वाला फिलोलॉजिस्ट होता है। ऑक्यूलिस्ट होता है आंखों का डॉक्टर, एक वर्ड होता है इंग्लिश में ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो ये और ऑक्यूलिस्ट सेम होते हैं, डॉक्टर। ठीक है, आई डिजीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अगला देखो, अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, एक ऐसा शासन जिसमें मिलिट्री क्लास रूल करती है। ठीक है, जो सैन्य शक्ति है उसके शासन को क्या कहते हैं? क्राइटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी, पेंटिसोक्रेसी, मोबोक्रेसी। ठीक है, तो ये हमें बताना। और ऑब्सेशन फॉर वाइन, ऑब्सेशन का मतलब मैनिया होता है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। ऑब्सेशन का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड डिजायर। ठीक है, ऑब्सेशन का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड डिजायर, जिसे आप मैनिया भी कह सकते हो। ठीक है, अब हमें बताना गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, तो मिलिट्री के द्वारा जो सैन्य शक्ति की जो सरकार होती है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है स्ट्रेटोक्रेसी। आंसर है इसका बच्चे स्ट्रेटोक्रेसी। ठीक है, क्राइटोक्रेसी होता है पावरफुल लोग, जो शक्तिशाली लोग हैं। ठीक है, वो अगर जोर जबरदस्ती से अपने हाथ में सरकार ले आए, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्राइटोक्रेसी। ठीक है, शक्तिशाली लोग हैं, उन्होंने जो राज परिवार था या जो भी मतलब एलिजिबल राजा था उसको हटाया, उसकी जगह पकड़ ली, तो वो हो गया क्राइटोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी क्या होता है? ठीक है, बाय ऑल, एक ऐसा शासन जिसमें सबकी सहभागिता है। ऐसा होता नहीं है, इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी एक यूटोपियन सिचुएशन, मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब है कि ऐसा होता नहीं है वास्तविकता में। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा शासन जहां पर हर एक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन हो, हर एक पर्सन का मतलब जिसमें सहयोग हो, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो उसको पेंटिसोक्रेसी कहते हैं। पैन का मतलब ऑल होता है, ध्यान रखना। मोबोक्रेसी पता ही है, जैसे सीरिया वगैरह देश हैं, ठीक है, वहां पे मोबोक्रेसी चलती है, भीड़ का अपना रूल है, भाई इतना इलाका हमारा है, ठीक है, इतना इलाका तुम्हारा है, तो उसमें भीड़ का शासन चल रहा है। कोई स्थापित सरकार नहीं होती, कोई सिस्टम नहीं होता, बस भीड़ जैसा चाहती है वैसा होता है। ठीक है, फिर आ गया ऑब्सेशन फॉर वाइन।
ऑब्सेशन फॉर वाइन, कोई पर्सन है उसको अल्कोहल या फिर वाइन का मतलब ऑब्सेशन हो जाए, मैनिया हो जाए, बहुत पियक्कड़ हो जाए, ठीक है। तो इंग्लिश में एक वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा, डिप्सोमैनिया। ठीक है, ये सुना होगा। डिप्सोमैनिया का मतलब भी यही होता है जो हम यहाँ पे बताएंगे। अब यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिए उनमें डिप्सोमैनिया तो कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। तो हमें डिप्सोमैनिया का सिनोनिम ढूंढना है। डिप्सोमैनिया का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा पीता है, ठीक है, जो मतलब बहुत अल्कोहलिक है। तो अब देखो एथनोमैनिया में आपको बताता हूँ, एथनो का मतलब होता है रेस, कोई पर्सन जो अपनी जाति को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर होता है, ठीक है। ईगोमैनिया होता है इगोटिस्टिक पर्सन, तो बस अपनी ही सोचता रहता है हमेशा, इसके अलावा कुछ सोच नहीं पाता, ठीक है। आइडलोमैनिया हो गया मतलब जो मूर्ति, इमेजेस, आइडल का मतलब होता है इमेज, ठीक है। इमेजेस को लेके जिसमें क्रेज होता है, मतलब बहुत मूर्ति पूजा वगैरह करता है या मूर्तियां इकट्ठा करता रहता है वो। और हमारा जो आंसर है ऑब्सेशन फॉर वाइन, वो हो गया इनोमैनिया। इनोमैनिया, OENOMANIA, ठीक है। आइडलो, देखो तुम में से ज्यादा बच्चे जानते होंगे वर्ड होता है आइडल, IDOL, आइडल। आइडल का मतलब इमेज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आंसर है बी। अगला देखो, अ पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, मान लो कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई आर्टिस्ट है, तो उसकी जो लास्ट परफॉर्मेंस है, अंतिम परफॉर्मेंस है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोग्नोसिस, एलिजी, मेमोयर, स्वान सॉन्ग, क्या कहेंगे? तो आंसर उसको हम कहते हैं पर्सन का स्वान सॉन्ग, ठीक है। देखो प्रोग्नोसिस जो होता है होता है फॉरकास्ट, ठीक है। मेमोयर हो गया मेमोरी, मेमोयर का मतलब कोई मेमोरी हो गया। एलिजी का मतलब हो गया सैड सॉन्ग, तो आंसर हो गया स्वान सॉन्ग। एक इंग्लिश में बहुत अच्छी मूवी भी है नताली पोर्टमैन की, अगर आप हॉलीवुड मूवीज वगैरह कोई देखते होंगे और जानते होंगे नताली पोर्टमैन कौन है, ठीक है। जो नहीं समझ पा रहे मैं उन्हें बता देता हूं, ठीक है। थॉर मूवी में जो एक्ट्रेस है अगेंस्ट थॉर, क्या नाम है उसका, कैरेक्टर नेम तो मुझे याद नहीं आ रहा, असली नाम तो नताली पोर्टमैन ही है। चलो वो अपने आप देख लेना। कुल मिला के जैसे अभी ये 11 थंडर मूवी आई थी थॉर की, ठीक है, तुम्हें से जो देखते हैं थॉर की मूवीज उन्हें पता होगा। तो हाँ जेन, ठीक है। तो जो थॉर के अगेंस्ट एक्ट्रेस होती है, ठीक है, जेन फॉस्टर, तो वो जो एक्ट्रेस जिसने जेन फॉस्टर का रोल किया है वो नटाली पोर्टमैन है, उसका मतलब असली नाम है नटाली पोर्टमैन, ठीक है। और जो एक मूवी है मैं बता रहा हूं इंग्लिश में, वो मूवी है स्वान सॉन्ग। जिन लोगों को मतलब आर्ट देखना पसंद है, जो ये समझते हैं कि मूवी का मतलब केवल हंसी मजाक, ठीक है, डांस गाने, ये नहीं होता है। मूवी एक आर्ट है। जो अच्छे एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं वो मतलब इतनी मतलब गहराई से एक्टिंग कर देते हैं मूवी में कि आपको ध्यान भी नहीं आता कि हमें मूवी में चुटकुला भी चाहिए, हमें एक्शन भी चाहिए, हमें रोमांस भी चाहिए, हमें गाना भी चाहिए, ध्यान में भी नहीं आता है। आप ऐसा उतर जाते हो, वो इतने असली असली तरीके से एक्टिंग कर देता है कि आप उसमें उतर जाते हो गहराई में एक्टिंग के, कि आप उसको एंजॉय करने लग जाते हो, ठीक है। जैसे अगर तुम में से किसी ने मूवी देखी हो जोकर, ठीक है, वाक्योन फिनिक्स वाली, ठीक है, तो जो जोकर है उसको तो वो भी मिला था, क्या नाम, ऑस्कर भी जीत लिया था। तो जोकर मूवी में देखो क्या उसने रोल कर दिया पर्सन ने। हाँ, समझ आ रही। तो स्वान सॉन्ग जो मूवी है ना, वो नैटाली पोर्टमैन ने उसमें मतलब लीड एक्ट्रेस हैं, ठीक है, बहुत डेप्थ से मतलब एक्टिंग कर दिया स्वान सॉन्ग। तो वो उसकी लास्ट परफॉर्मेंस होती है, उसके बाद फिर वो रिटायर हो जाती है, डांसर होती है, बैले डांसर होती है, ठीक है। तो वो मूवी देखने वाली, जिनको आर्ट लगता है कि सिनेमा आर्ट है, उनको मूवी देखनी चाहिए स्वान सॉन्ग। घर वाले मना करते हैं हॉलीवुड मूवी देखने से, कहते हैं बिगड़ जाओगे, बचोगे तो वैसे भी नहीं। ठीक है, चलो। तो स्वान सॉन्ग होता है मतलब कोई भी आर्टिस्ट है उसकी जो लास्ट परफॉर्मेंस है उसको हम उसका स्वान सॉन्ग कहते हैं। मान लो कोई एक्टर है, उसकी जो लास्ट मूवी है, स्वान सॉन्ग हो गया,
ठीक है, कोई गायक है, उसका जो लास्ट सॉन्ग है वो उसका स्वान सॉन्ग हो गया, ठीक है। हाँ, शौर्य तो मैंने देखी नहीं बच्चे। ईटिंग मड, मड खाने वाला, जैसे बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है मिट्टी में, ठीक है, वो उसको खा के उससे मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखो मैं बताता हूँ। इक्विवोरस हो गया हॉर्स को खाने वाला, हॉर्स फ्लैश, घोड़े के मांस को खाने वाले को कहते हैं इक्विवोरस। इक्वी का मतलब ही एक्चुअल में हॉर्स होता है। देखो एक वर्ड होता है इक्वाइन, एक वर्ड होता है इक्वाइन, एक वर्ड होता है इक्वेस्ट्रियन, ठीक है। तो इक्वाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू हॉर्सेस, रिलेटेड टू हॉर्सेस, ठीक है। और इक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है, इक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है एक्सपर्ट हॉर्स राइडर, एन एक्सपर्ट हॉर्स राइडर, ठीक है। तो इक्वाइन हो गया हॉर्स का फ्लैश खाने वाला, मतलब घोड़े का मांस खाने वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आ गया कैल्सीवोरस। कैल्सीवोरस हो गया लाइम स्टोन खाने वाला, लाइम स्टोन। ऐसे कीड़े मकोड़े या ऐसे जीव जंतु जो कि लाइम स्टोन को चाट के जिंदा रहते हैं, उसे कैल्सीवोरस कहते हैं। फ्रक्टिवोरस जो होता है वो तो पता ही चल गया, फ्रक्ट का मतलब फ्रूट होता है, फ्रक्टोज पाया जाता है ना फ्रूट्स में। तो जैसे बहुत से पक्षी होते हैं वो फ्रूट खाते हैं, फ्रूट खा के जिंदा रहते हैं। लिमिवोरस हमारा आंसर हो गया, ईटिंग मड, ठीक है। अगला देखिए, किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की हत्या करना, किलिंग ऑफ बर्ड्स। ब्लैक स्वान है, अच्छा ब्लैक स्वान है, सही कहा सुरेंद्र कुमार ने, उसका नाम है ब्लैक स्वान, और उसकी लास्ट परफॉर्मेंस होती है स्वान सॉन्ग होता है, लेकिन मूवी का नाम है ब्लैक स्वान है, स्वान का ही उसका मतलब कैरेक्टर भी दिया है। हाँ, एविसाइड, मतलब इतनी देर में तुमने सर्च भी कर लिया IMDb पे, बढ़िया, बहुत देश तरक्की कर रहा है। किलिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। हर्बिसाइड हो गया किलिंग ऑफ हर्ब्स, हर्ब समझते हैं क्या होता है? हर्ब पेड़ पौधे, औषधि, ठीक है, प्लांट्स। तो ये तो हो गया किलिंग ऑफ हर्ब्स, पेड़ पौधे नहीं। वल्पिसाइड हो गया किलिंग ऑफ फॉक्सेस, फॉक्सेस की हत्या करना। हर्बिसाइड हो गया किलिंग ऑफ हर्ब्स, प्लांट्स, ठीक है। मैट्रिसाइड अभी हमने पढ़ा था, मदर की हत्या करना। एविसाइड हो गया किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की हत्या। अच्छा, इससे रिलेटेड वर्ड होता है, आप सबने पढ़ा होगा, एवियरी। एवियरी वो प्लेस होता है, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है, पाला जाता है, उसको एवियरी कहते हैं, AVIARY, ठीक है। तो एवियरी से एविसाइड को आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर एक वर्ड होता है एपियरी, कोई बच्चा इसका मतलब बताएगा ये क्या होता है, ये कौन सी जगह होती है? जैसे एवियरी एक प्लेस हो गया जहां पर पक्षियों को पाला जाता है, रखा जाता है, ठीक है, उसको एवियरी कहते हैं। फिर एक इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है एपियरी, APIARY। कोई बच्चा इसका मतलब बताए ये क्या होता है? कोई भी बताए। बीज, मधुमक्खी, ठीक है। बी का मतलब तो मक्खी होता है, हनी बीज, जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है उस जगह को कहा जाता है एपियरी, ठीक है। बी का मतलब तो मक्खी होता है, घरेलू मक्खी होती है, हाउस फ्लाई होती है, उसको नहीं रखा जाता ना, मधुमक्खियां, हनी बीज, ठीक है। अच्छी बात है, सबको पता था। अगला जाओ, लव फॉर डॉग्स, ठीक है। डॉग्स के लिए मतलब बहुत से लोग होते हैं डॉग्स के लिए स्पेशल, उन्हें मतलब स्नेह होता है बड़ा, उनकी मतलब अच्छी दोस्ती होती है कुत्तों से, ठीक है। सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं डॉग्स के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? लव फॉर डॉग्स, ठीक है। तो देखो साइनोफाइल जो होता है वो चाइना, ठीक है, या चाइनीज थिंग्स, जो चाइना है या जो चाइनीज थिंग्स हैं, जिसे बड़ा उनसे लगाव होता है, चाइना की हिस्ट्री हो गई, चाइना का कल्चर हो गया, चाइना के लोग हो गए, तो जिन्हें उनसे प्यार होता है वो साइनोफाइल हो गया। जूफिलिया तो हो गया एनिमल्स, एनिमल से प्यार करने वाला, ठीक है। पेडोफिलिया हो गया किड्स, बच्चे, चिल्ड्रन, नेगेटिव वर्ड होता है थोड़ा ये, ठीक है। कैनोफिलिया हमारा आंसर हो गया। कैनो का मतलब
डॉग्स होता है। तो अगला है लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और ऑफ पैट्रियटिज्म। मान लो कोई पर्सन ऐसा है जिसके अंदर सिविक माइंडेडनेस नहीं है, ठीक है, भाई गवर्नमेंट कहती है देश को साफ रखो, सुरक्षित रखो, गंदगी मत फैलाओ, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी है, इसको नुकसान मत पहुंचाओ, बट बहुत से लोग होते हैं उन्हें शऊर नहीं होता, उनमें सिविक माइंडेडनेस होती नहीं है, गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। अभी देखो फ्रांस में कैसे नाश मार रखा है, ठीक है, उनके अंदर पैट्रियटिज्म नहीं है, देशभक्ति की कोई भावना नहीं है, देश को लेकर उनके अंदर कोई मतलब भावना नहीं है, ठीक है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश प्रेम है ही नहीं, देश को लेकर कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देश को लेकर कोई मतलब उनके अंदर भावनाएं नहीं है। तो इसको क्या कहें, इसको लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और लैक ऑफ पैट्रियटिज्म, इसे क्या कहें? ठीक है, बताओ आंसर। आइक्नोमेसी, शैग, इनसिविसिज्म या क्लर्जी? आंसर है सिविल से आप रिलेट कर लो सीधा, सिविक से रिलेट कर लो, इनसिविज्म। इनसिविज्म का मतलब हो गया लैक ऑफ पैट्रियटिज्म, लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस, ठीक है। क्लर्जी होते हैं प्रीस्ट क्लास, जिन लोगों का काम होता है कि धर्म के मामले देखना, ठीक है। उसके बाद आ गया शैग। शैग का मतलब हो गया कोई ढेर, जैसे कोई कूड़ा करकट वगैरह उसका ढेर है, या जैसे बालों का गुच्छा वगैरह, उसको भी शैग कहते हैं, ठीक है। और आइकनोक्लेमेसी का मतलब हो गया, आइकनोक्लास्ट एक वर्ड होता है, आप उससे इसे रिलेट कर सकते हो। आइकनोक्लास्ट एक वर्ड होता है मूर्ति भंजक, जो मूर्तियां वगैरह होती हैं, इमेजेस होती हैं, जिनको तोड़ दे, मतलब जो दकियानूसी ना हो, रूढ़िवादिता को जो मतलब ना फॉलो करे, ठीक है, जो सेटअप रूल्स हैं सोसाइटी के उनसे हटके चलने वाला आइकोनोक्लास्ट होता है। तो आइकोनोमेसी वो स्टेट हो गई, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ स्नैक्स, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान रहा हो। ऑफियोलॉजी, ठीक है, ऑफियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नैक्स। फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। फ्रेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन हेड, ह्यूमन हेड, ह्यूमन हेड की स्टडी करना। ऐसे बहुत से लोग मानते हैं कि किसी पर्सन के हेड की स्टडी करके हम उसके कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी एक इस तरीके की स्टडी हो गई कि किसी पर्सन के हेड की स्टडी करके, उसकी बनावट, उसके आकार, उसके साइज की स्टडी करके उसके कैरेक्टर के बारे में जानकारी देना, ये फ्रेनोलॉजी हो गया। हाँ, हेड स्केल लिख सकते हो स्केल, ठीक है। यूरोलॉजी, यूरेटरी सिस्टम जो हो गया आपका, उसकी स्टडी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ स्नैक्स हो गया ऑफियोलॉजी। एक मैंने जब ये वर्ड आपके साथ डिस्कस किया होगा ऑफियोलॉजी लास्ट टाइम, तो एक वर्ड और भी डिस्कस किया होगा, अगर तुम लोगों को ध्यान रहेगा, हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ नहीं लिख रहा हूं, केवल रेप्टाइल्स लिख रहा हूं हिंट के लिए, आगे अपना ध्यान रखना। तो हर्पिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। फिर आ गया प्रेफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट, कुछ ऐसा जो मतलब सनलाइट की तरफ अट्रैक्टेड होता है। जैसे अपने यहाँ सूरजमुखी का फूल होता है ना, तो कहा जाता है सूरजमुखी जो होता है वो उसका फूल सूर्य की डायरेक्शन में रहता है। या बहुत से जीव जंतु ऐसे होते हैं जो धूप सेकना पसंद करते हैं, धूप में रहते हैं, धूप उन्हें पसंद होती है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है, उसे कहते हैं हीलियोफिलस। हीलियोफिलस, हीलियो का मतलब ही सन होता है, हीलियो का मतलब ही सन होता है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। पुराना वर्ड है, ग्रीक वर्ड है हीलियो, हीलियो का मतलब सन होता है। तुम में से जिन लोगों ने थोड़ी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है, जो साइंस के स्टूडेंट्स रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि पहली थ्योरी जो थी वो थी हीलियोसेंट्रिक। चर्च जो था वो ये मानता था, मतलब क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता था कि जो ये जो सन है, नहीं हीलियोसेंट्रिक नहीं, ये तो कॉपरनिकस ने दी थी शायद थ्योरी, इससे पहले थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। यूनिवर्स की थ्योरी थी जियोसेंट्रिक। तो चर्च जो था और जो क्रिश्चियनिटी थी, वो रिलीजन पहले के ये मानते थे कि जियो का मतलब अर्थ है, कि जो ब्रह्मांड है इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ ये जो सन है, मून है, प्लैनेट्स है, ये मूव करते हैं, मतलब सेंटर में अर्थ है यूनिवर्स के, वो ये मानते थे। फिर शायद कॉपरनिकस ने थ्योरी दी हीलियोसेंट्रिक, ठीक है, कि जो यूनिवर्स है इसका सेंटर अर्थ नहीं है, इसका सेंटर जो है वो सन है, और अर्थ और बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो अराउंड सन मूव करते हैं, तो वो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी हो गई। हीलियोसेंट्रिक, हीलियो का मतलब सन, सेंट्रिक का मतलब आपको पता ही है। बाद में फिर और साइंस डेवलप हुआ तो पता चला कि यूनिवर्स का सेंटर वेंटर कुछ नहीं है,
ये खाली हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम का सेंटर जो है वो सन है, और अराउंड इट द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ मूव। लेकिन यूनिवर्स का सेंटर कुछ नहीं है, यूनिवर्स अनंत है, उसका सेंटर वेंटर किसी को नहीं पता, ऐसा है। ठीक है, तो ये हो गया। होम्योफाइल हो गया मतलब इंसान को प्यार करने वाला, अपने आप देख लेना। टोपोफिलिया हो गया मतलब एनवायरनमेंट, कोई पर्सन जिस एनवायरनमेंट में रहता है, अगर उस एनवायरनमेंट से उसको लगाव हो जाए। बहुत से लोग होते हैं ना गांव से शहर नहीं जाना पसंद करते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उनको शहर लेकर आओ वो शहर में रुकते नहीं है, उनको अपने गांव वाले माहौल से इतना प्यार हो गया, तो वो टोपोफिलियक हो गए। लिथोफिलियस होता है पहाड़ी चट्टान, पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं, वहां के उनको वहां के स्टोन से, वहां के पहाड़ों से इतना लगाव हो जाता है कि वो कहीं और नहीं जाना चाहते, तो वो लिथोफिलियस हो गए। लिथो का मतलब पहाड़ होता है। म्यूचुअल डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब संवाद होता है, डिस्कोर्स का मतलब वार्तालाप होता है, ठीक है, बातचीत, तो इसको कहते हैं कॉलोक्यू। कॉ का मतलब टुगेदर होता है, कॉ का मतलब टुगेदर होता है, लॉक्यू का मतलब बातचीत होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉलोक्यू। सॉलिलॉक्यू होता है टॉकिंग टू वनसेल्फ, टॉकिंग टू वनसेल्फ। मोनोलॉग, टॉकिंग टू वनसेल्फ, अपने से ही बात करना, मतलब अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना है। ड्रामाज मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा। ऑब्लिक्यू होता है कंडेमनेशन, पब्लिक कंडेमनेशन, ऑब्लिक्यू होता है पब्लिक कंडेमनेशन, ठीक है। इलोक्वेंस होता है ग्लिब, एक्सपर्टीज, ठीक है, अच्छा बोलने की कला, वो इलोक्वेंस हो गया, वाक्पटुता। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी सारी बातें कल करते हैं, तब तक के लिए खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, बाय बाय, थैंक यू।